हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक दिन में 316 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। झारखंड में एक दिन में 316 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4570 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही राज्य में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 2485 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2039 है। राज्य में अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। 4.5 लाख से अधिक प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के दौरान दूसरे राज्य से लौटे 4.5 लाख प्रवासियों की कौशल की पहचान की और उसके साथ इन प्रवासियों की रुचि एवं अन्य तरह की जानकारियां भी एकत्रित की है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि झारखंड में कोविड-19 की वजह से लाखों प्रवासी वापस लौटे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के जरिए इन प्रवासियों के कौशल की पहचान, रुचि एवं अन्य जानकारियाँ सर्वेक्षण के जरिए एकत्रित की है। इस डाटाबेस के जरिए सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन जिन प्रवासी मजदूरों का अभी तक सरकार के पास डाटाबेस तैयार नहीं है, उन्हें रोजगार मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर आप भी ऐसे प्रवासी मजदूर में आते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड से दूसरे राज्य जाने को नहीं मिलेगा पास, राज्य में सिर्फ आने की है व्यवस्था। राज्य में ई पास सिस्टम से आम जनता परेशान है और दूसरे राज्य में जरूरी काम से जाने के लिए भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि झारखंड से जाने के लिए पास नहीं बन रहा है। सिर्फ यहाँ आने के लिए पास देने का प्रावधान है। दूसरे राज्य में जाना हो तो यहाँ का दिशा निर्देश को अध्ययन करने के बाद ही यात्रा कर सकते हैं। क्या राज्य सरकार को राज्य से बाहर जाने के लिए ई पास तैयार करना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पीएम किसान के तहत अगर आपके खाते में 2000 रुपये नहीं आई है तो यह छोटा सा काम जरूर करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी और इस साल की दूसरी किस्त किसानों के बैंक खाते में जल्द आने वाली है। अगर आवेदन करने के बावजूद आपके खाते में पिछली किस्त भी अभी तक नहीं आई है तो आप उन 70 लाख किसानों में हैं जिनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है। इन मामूली गलतियों की वजह से करीब 70 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये में से 2000 की पहली किस्त भी अभी तक नहीं पहुंची है। तो आपके आवेदन में क्या गड़बड़ी है, आप उसे चेक करने के लिए pmkisan.gov.in पर जरूर चेक करें। शिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मिलेगा खास प्रशिक्षण, एनसीईआरटी ने शुरू की तैयारी। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच घर बैठे स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शुरू हुई मुहिम में अब शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को लेकर एक खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी तैयारी फिलहाल एनसीईआरटी ने शुरू कर दी है। राज्य के साथ मिलकर जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों को कहीं जाना नहीं होगा बल्कि उन्हें स्कूलों में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीएम मोदी 21-22 जुलाई को कोरोना पर अमेरिका और भारत के लाखों दर्शकों से होंगे रूबरू। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने गुरुवार को कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज समिति में COID को लेकर दुनिया में प्रमुख भागीदार और नेता के रूप में अमेरिका और भारत के वैश्विक दर्शकों को संबोधित करेंगे। शीर्ष वकालत समूह यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन 21-22 जुलाई को होगा। बताया गया कि शिखर सम्मेलन भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ लाएगा जो महामारी से निपटने का एजेंडा तैयार कर रही है। अब पीएम मोदी को उनके कामों के लिए सपोर्ट करते हैं या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी शुरू, केंद्र सरकार कर रही है तैयारी। कोरोना वायरस संकट के बीच वंदे मातरम मिशन के तहत अब तक 2,80,000 भारतीयों को विदेशों से एयर इंडिया की फ्लाइट से भारत लाया गया है। दुबई और UAE से बड़ी संख्या में भारतीय विदेशी वापस लाए गए हैं। अब एक बार फिर से एयर फ्रांस एयरलाइंस 18 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पेरिस के बीच 28 उड़ानों का संचालन करेगी। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएगी और दूसरे देश में फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा। राज्य के हर जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, वज्रपात की भी है चेतावनी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार झारखंड के करीब हर जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 18 जुलाई तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, चतरा के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून झारखंड में सक्रिय रहेगा। राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। अगस्त तक आ सकते हैं चीनी वायरस की पहली दवा, 3 करोड़ वैक्सीन बनाएगा रूस।
रूस ने दावा किया है कि उसने चीनी वायरस की वैक्सीन बना ली है। अब रूस इसकी 3 करोड़ वैक्सीन तैयार करने वाला है। 38 लोगों पर सफल ट्रायल के बाद रूस की योजना अब इस प्रयोग को तीसरे चरण तक ले जाने की है। इस तहत हजारों लोगों पर यह दवा ट्रायल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रूस ट्रायल के तीसरे चरण के लिए इसे अगस्त में लॉन्च कर सकती है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश फंड के प्रमुख किरिल दिमित्र के मुताबिक उनके पास 1 करोड़ 70 लाख वैक्सीन तैयार करने की क्षमता है। सुशांत सिंह राजपूत केस ले रहा है बड़ा मोड़। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का बीते महीने निधन हो गया था। वह 14 जून को अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद कहा गया कि सुशांत ने आत्महत्या की है। उनके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला जिससे उनकी मौत की असल का कारण पता चल सके। वहीं कई सेलिब्रिटी और सुशांत के फैंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे आत्महत्या कर सकते हैं। ये सभी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत को नया न्याय दिलाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए? आप अपना राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। यूएई में होगा आईपीएल 2020 का आयोजन। T20 विश्व कप होगा स्थगित। आईपीएल यूएई में हो सकती है इस बार। चीनी वायरस के असर के कारण 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल 2020 का आयोजन नहीं होता तो बीसीसीआई को 4000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसलिए बीसीसीआई बोर्ड इसके आयोजन के लेकर लगातार काम कर रही है और विकल्प का तलाश कर रही है। वहीं खबर आ रही है कि बोर्ड इस साल सितंबर में आईपीएल का आयोजन यूएई में करने के लिए राजी है और इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। अयोध्या और भगवान राम पर दिए बयान पर अपने ही देश में घिर गए ओली कोराइल ने साधा निशाना। भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल में बताकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। नेपाल के भीतर उनका बड़े पैमाने में विरोध हो रहा है। इस बीच नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेखर कोराइल ने कहा कि वास्तविकता समझे बिना प्रधानमंत्री को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जितना कम बोले उतना अच्छा होता है। कोराइल ने कहा कि 2-3 दिन पहले ओली ने कहा कि अयोध्या के राजा राम का नेपाल के ठोरी के पास जन्म हुआ था। इस बात का ना तो कोई आधार और ना ही कोई प्रमाण है। तो क्या नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जैक 12वीं बोर्ड का रिजल्ट कल दोपहर 1 बजे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक झारखंड बोर्ड का रिजल्ट शुक्रवार को जैक कार्यालय से जारी किया जाएगा। दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जैक कार्यालय में परीक्षा फल जारी करेंगे। रिजल्ट जारी होने पर इसे जैक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर देखा जा सकता है। इस साल इंटर की परीक्षाओं में 11 से 28 फरवरी तक 470 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने बताया कि रिजल्ट तीनों संकाय का एक साथ निकाला जाएगा। सीबीएसई बोर्ड अब परीक्षाओं में फेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोरोना लॉकडाउन के बीच पिछले दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं और फिर 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इस साल भी हर साल की तरह लोगों में यह चिंता है कि कहीं फेल हुए छात्र अवसाद का शिकार ना हो जाए या अधिक निराश ना हो जाए, जबकि लॉकडाउन के दौर में इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। और रिजल्ट आने के बाद बच्चों के कम नंबर आने से फेल होने के बाद उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बड़ा असर पड़ता है। इसी से बचने के लिए सीबीएसई ने एक अहम फैसला लिया है। बोर्ड अब फेल के जगह एसेंशियल रिपीट शब्द का इस्तेमाल करेगा। चीन को एक और तगड़ा झटका। मोदी सरकार ने अब लिया यह बड़ा फैसला। भारत से पंगा लेने के बाद चीन की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चीन को आर्थिक झटका देने के लिए भारत सरकार एक के बाद एक तगड़े फैसले ले रही है। हाल ही में 59 चाइनीज ऐप बैन लगाने के बाद अब सरकार ने चीन से पावर लीटर और उसके कल्प ऊर्जा के आयात पर अंकुश लगा दिया है। दरअसल भारत सरकार द्वारा खेती में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टर के नाम में फेमस पावर लीटर और उसके कलपुर्जों की फ्री इंपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब सरकार की इजाज़त के बिना इसका आयात चीन से नहीं किया जा सकता है। ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर हुए राजी। देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर राजी हो गए हैं। यूजीसी ने यह गाइडलाइन 6 जुलाई को जारी की थी। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की लंबित परीक्षाओं को कराना जरूरी है। यूजीसी के इसके लिए विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक का समय भी दिया है। पहले इन परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई के बीच कराया जाना था, जिसे चीनी वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है। विश्वविद्यालयों का यह रुख ऐसे सामने आया है जब अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर जारी की गई यूजीसी की यह संशोधित गाइडलाइन का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। क्या इस दौर में परीक्षाओं का होना जरूरी है या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
हेमंत सोरेन को फिया फाउंडेशन ने सौंपे लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए का मेडिकल किट। चीनी वायरस रोकथाम के लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार को सहयोग करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपये का मेडिकल किट फिया फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया गया। इन मेडिकल किट्स में 12,700 पीपी किट्स, 20,300 N95 मास्क, 5 ट्रू नेट मशीन और 2 थर्मोफिलर और ए प्रैक्टिशनर मशीन शामिल है। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से चीनी वायरस के खिलाफ चल रही जंग में हम जीत हासिल करेंगे। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक